नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास पेशकश आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में, और अगर आपकी भी कमर दर्द को लेकर ऐसी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पंकज, जिनसे हम कमर दर्द के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जय। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस बीमारी से, इस परेशानी से संबंधित सीधे सवाल आप डॉक्टर पंकज से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पंकज, सबसे पहला सवाल तो यही है, कमर दर्द को लेकर अमूमन हम देखते ही है, हम सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या जितना हम लेते हैं उतनी ही आम बीमारी है या गंभीर हो सकती है ये? जी, तो कमर दर्द एक बहुत ही आम बीमारी है। अगर आप 100 लोगों को अमूमन रास्ते पे पकड़ के उनसे बात करें कि भाई आपको कमर दर्द होता है कि नहीं, तो बोलेंगे, उसमें से 85% लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द हुआ है जिससे मैं तकलीफ़ में रहा हूँ। और एट एनी टाइम लगभग 30 से 35% लोग बोलेंगे, मतलब 1/3 लोग बोलेंगे कि मेरे को अभी भी कमर दर्द है। तो कमर दर्द बहुत ही आम बीमारी है, और ये सर्दी खांसी ज़ुकाम से भी ज़्यादा आम है। इसको बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और इससे बचें। सर, लेकिन ये किन लोगों में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं? आम बीमारी तो है, लेकिन किन लोगों में होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी? जी, तो कमर दर्द इतना आम इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्ट होने लग गई है। अब हम लोग हमारा काम जो है काफ़ी ज़्यादा सीडेंट्री हो गया है, मतलब अब हम लोग ज़्यादा बैठ के काम करने लग गए हैं। लंबे आवर्स तक हम बैठे रहते हैं, उठते भी नहीं हैं, ब्रेक्स नहीं लेते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर वाले जॉब करते हैं, जो लोग अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरी एक्सटेंडेड ओपीडीज़ रहती हैं, या जो लोग ऑफिस में टेबल वर्क किए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो ये यूजुअली यंग लोग, स्पेशली जो लोग प्रोडक्टिव एज में हैं, जो अपने घर के लिए कमाते हैं, उनके लिए भी अब ये एक कॉमन, उनमें भी अब ये कॉमनली पाया जा रहा है। और इसी की वजह से इसकी इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, मतलब इनकी संख्या बढ़ गई है कमर दर्द वाले लोगों की। दूसरा, हमारा वेट गेन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, और जितने लोग ओबीज़ होंगे उतना ही उनका वेट होगा, उतना ही उनको कमर दर्द होने की संभावना होगी। तो कोशिश करें कि जो लोग वेट बढ़ने ना दें। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। नहीं तो ज़्यादातर ये कारण उम्र के साथ, हमारा लगभग 45-50 के बाद हमारे को एज रिलेटेड चेंजेस जो हमारी स्पाइन में होते थे, उसकी वजह से हमको ये कमर दर्द शुरू होता था। तो आपके सवाल के हिसाब से मैं बोलूँगा, अब ये हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों को होने लग गया है, और इसके लिए अब कोई एक पर्टिकुलर उम्र में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर ये आपको लगता है कि वाकई में सीरियस सिचुएशन है? क्योंकि अमूमन हम पहले देखते थे दादा दादी में, नानी में, बुजुर्गों को कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसा खुद आप जिक्र कर रहे हैं कि अब जो वर्क प्लेस पे काम करना, आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगी है, और इसका कारण जो है कि यंग लोगों में भी आजकल कमर दर्द की परेशानी बढ़ने लगी है। तो ये क्या गंभीर स्थिति है? इस पर ध्यान देना ज़रूरी है? बिल्कुल गंभीर स्थिति है। आप अपने अगर आप अपने पेन को नहीं बढ़ा सकते, तो धीरे धीरे ये पेन एक वार्निंग सिम्टम होता है कि नहीं, आपके मसल्स में, आपके बोन्स में कमज़ोरी बनती चली जा रही है। फ्यूचर में अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी डिसेबिलिटी बढ़ेगी, आपको काम अपना छोड़ना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सीवियर हो चुकी है, आप धूप में बिल्कुल नहीं निकलते हैं, तो फिर आपको फ्रैक्चर्स वगैरह के होने के भी रिस्क रहेंगे। तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको होती है तो इससे आप हाँ, आम बीमारी है, आम तकलीफ है, लेकिन ये कब गंभीर हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए कमर दर्द की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो ज़रूरी है कि अपने डेली लाइफ में सुधार करें, आपका जो रूटीन है उसमें सुधार करें। डॉक्टर पंकज से और भी ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। सर, बात हमने ये तो कर ली कि इसके कारण क्या होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है जानना कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि अब देखिए ऑफिस का काम तो छोड़ नहीं सकते। 9 घंटे अगर आपको ऑफिस में देना है वो ज़रूरी है, जैसा आपका भी ओपीडी वगैरह में है रूटीन, तो वो आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन कैसे इससे बचा जाए, डेली लाइफ भी आप चलती रहे आपकी और इससे बच भी सके? सो हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अपने आप को फिट रखें और पौष्टिक
खाना खाएं, पौष्टिक आहार करें, ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप कोशिश करें कि सुबह उठें और अपने एटलीस्ट आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालें, जिसमें आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ वेट लिफ्टिंग जो होती है वो करें, एरोबिक्स, कार्डियो, ये सब करें, अपना स्टैमिना बढ़ाएं, अपना वेट ना बढ़ने दें, और खाना जितना भी तेल मसाला वाली चीज़ें होती हैं, जितना आपकी ज़रूरत है अपने काम के हिसाब से आप खाना खाएं, तो अपना वज़न ना बढ़ने दें। यही सारी चीज़ें आपको प्रीडोमिनेंटली आपके जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं कमर में, उसका ध्यान रख लेगा। आपको ये सब प्रॉब्लम्स बहुत लेट होंगी, अगर होंगी भी तो, और या तो फिर नहीं होंगी। जो कारण हमने डिस्कस किए, मैंने बहुत ज़्यादा कारण अभी नहीं डिस्कस किए हैं कमर दर्द के। कमर दर्द के कारणों में एक तो हो गया कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा वज़न बढ़ना, और तीसरा एजिंग। इनके अलावा भी कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये कारण हम लोग यूजुअली इसको ओपीडी, ये हम ओपीडी में कोशिश करते हैं कि इनमें से जो रेड फ्लैग्स वाली चीज़ें हैं, जो हमको जो डेंजरस चीज़ें हैं, उनको पकड़ें। और हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जिसमें अगर कुछ पॉजिटिव होते हैं तो फिर हम आपको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और हो सकता है कि कुछ अपार्ट फ्रॉम ब्लड टेस्ट और एमआरआई कुछ और भी एक्स्ट्रा टेस्ट करें। तो जो चीज़ें देखने लायक हैं कि अगर आपका जो कमर दर्द है वो अचानक किसी दिन शुरू हो गया है, जैसे आप सुबह कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके आए, घर पे बैठे, अब आपका दर्द शुरू हो गया, तो फिर ये लाइकली मसल स्पाज्म की वजह से है, जो कि ट्रीटेबल कंडीशन है। रेस्ट और सिकाई वगैरह से ही आराम हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई वेट उठा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं आगे झुक के, और सडनली आपको कमर में दर्द हो गया, तो इसके कारण अगेन कोई ट्रॉमा है, मतलब आपके रीढ़ की हड्डी के बीच की जो डिस्क होती है वो कहीं से बाहर आई है और नसों को दबा रही है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। ये दर्द कई बार आपके सिर्फ कमर से लेके पैरों तक जाता है, कई बार एक पैर तक, कई बार दो पैरों तक। तो ये बताता है कि एक जो नस जो दब रही हैं वो एक तरफ के पैरों वाली दब रही हैं, जिसको हम रेडिकुलोपैथिक पेन बोलते हैं, और कई बार उसको हिंदी में हम साइटिका भी बोलते हैं। फिर अगर ये दोनों तरफ के पैरों में जा रहा है, और फिर आपको चलने में हर 200 मीटर पे बैठना पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे ये दूरी 200 से 150 और फिर 100 मीटर हो गई, इसका मतलब कि आपको इसको हम क्लॉडिकेशन या लंबार कनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, जो कि अगेन एक ट्रीटेबल कंडीशन है। मेडिसिन के साथ साथ हो सकता है हमको इसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े, जिसमें नसें दोनों तरफ की दब रही हैं और हमको चलने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी हमको अगर इसके साथ कमर में ज़्यादा टेंडरनेस है, या रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटी हो गई है, कुछ बाहर निकल के आ रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब कि हमको डिफॉर्मिटी हो रही है, उसके साथ बुखार है, खांसी है, या फिर हमारा वज़न कम हो रहा है, तो टीबी होने की संभावना भी है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग कमर दर्द जिसमें कुछ और लक्षण हैं, तो हमको टीबी होने की संभावना होती है। कई बार यंग लोग आते हैं कि नहीं, हमें बैक पेन जो होता है वो सुबह सुबह ज़्यादा होता है, मतलब जब वो बेड से उठते हैं तो वो कराते हुए उठते हैं, और फिर लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक वो दर्द में कराते रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका दिन ढलता है, जैसे जैसे वो अपना काम बढ़ाते जाते हैं, उनका दर्द में आराम होते चला जाता है। इसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं, और ये भी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। ये यूजुअली हमारे बैक के जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन चल रही है, और इसके लिए हमको चाहिए कि हम डॉक्टर को पास बताएं। ये यूजुअल वाला पेन जो कि मैंने पहले बताया वो उन पेन में से नहीं है। तो जो दर्द आराम करने से ठीक हो, और आराम करने से बढ़ जाए, और काम करने से कम हो जाए, वो टाइप के पेन्स कुछ अलग टाइप के पेन्स होते हैं। इनको हमको स्पेसिफिकली जांच और इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ता है। तो इस तरीके से कई सैकड़ों कारण हैं हमारे कमर दर्द के, और जब हम आपसे मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसमें से जो डेंजरस हैं उनको रूल आउट कर लें। कई बार हमको इसमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए सर, जितना आपने समझाया उतने में ये समझ में आया है कि कमर दर्द को जो हम आम बीमारी समझते हैं वो बहुत गंभीर हो सकती है अगर उस पर समय पर ध्यान ना दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि कब डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अमूमन डेली होता है, तो लोग ध्यान भी नहीं देते कि ठीक है काम काज के चलते कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमें अब कब डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या जाके मिलना चाहिए।
तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका कमर दर्द सडनली शुरू हुआ है, जब आप मतलब आप समय बता सकते हैं इतने बजे शुरू हुआ और ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है आपके पैरों में, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके पैरों में झंझनाहट होने लग गई है, सूनापन होने लग गया है, आपको पैरों में ऐसा लग रहा है कि आपको अपने उंगलियां अच्छे से फील नहीं हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपके पेशाब में कुछ रुकावट हो रही है, मोशन में कुछ रुकावट हो रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या यूरिन आप कर नहीं पा रहे, तो भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ये हो गया कि हमको जो अगर कुछ अचानक सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, लेकिन अगर आपको बैक पेन के साथ और भी जोड़ों में दर्द है, आपके एल्बो में दर्द है, नी में दर्द है और अब कमर में दर्द हो रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। ये एक पूरे शरीर की इन्वॉल्वमेंट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम गठियावात या आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस वाली बीमारी हम बोलेंगे इसको, ये हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कमर में टेंडरनेस है, रेडनेस है और आपको खांसी वांसी है, आपका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो फिर ये एक टीबी जैसी संभावना हो सकती है, तो हमको उसको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगर आपको ऐसे कोई और लक्षण हो रहे हों तो आप डॉक्टर से मिले और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिले। तो ये सब मैंने जो आपको बताया, ये सारे सिम्टम्स के लिए लुकआउट रखें कि हमको कमर दर्द के साथ ये सारे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर आपका कमर दर्द बड़ा धीरे धीरे आया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है, आप अपने काम कर पाते हैं और एक साधारण गोली से 3-4 दिन तक आराम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा, आपको लैट्रिन पेशाब में कोई तकलीफ़ नहीं है, पैरों में झंझनाहट, हाथों में पेन वगैरह नहीं है, तो फिर लाइकली ये साधारण वाला हेडेक है, कमर दर्द है, रेस्ट से चला जाएगा। आप चाहें तो इतने कम के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ सिकाई करेंगे, एक्सरसाइजेस बताएंगे, उनसे भी वो ठीक हो जाता है। तो रेड फ्लैग मतलब आप उन सिम्टम्स को पहचाने जो कि आपकी एक बीमारी, एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को इंडिकेट करते हैं। तो जो मैंने साइंस बताए, जो मैंने लक्षण बताए, उन पे ध्यान रखें। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी को समझ सकें, उसके सिम्टम को पहचानें, उसके कारण को जानें और उसके बाद तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के पहले डॉक्टर पंकज आज हमारे साथ हैं, तो अगर आपके भी कोई डाउट है, कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपके परिवार में किसी को हो रही है, तो तुरंत आपको कॉल करके डायरेक्ट सवाल करना है। डॉक्टर पंकज आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर पंकज, अभी जो बातें हम कर रहे थे उसी दौरान मेरे दिमाग में एक बात आई, एक सवाल एकदम कौंधा है। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह पर व्यक्ति को दर्द होता है, लाइक रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में बीच में कहीं दर्द होता है। कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है कि पर्टिकुलर एक प्लेस पर ही आपको दर्द हो रहा है? तो देखिए, हमारी जो स्पाइन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उसमें सिर्फ रीढ़ की हड्डियाँ ही नहीं हैं, उसमें मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कई सारे ब्लड वेसल्स हैं जो आसपास से जा रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी के बीच के जॉइंट्स हैं जो कि बाद में हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े हुए हैं। उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि इनको सप्लाई कर रही हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आपको बैक पेन्स हो सकते हैं। और आप जो बोल रहे हो कि मुझे सडनली होता है, तो वो यूजुअली सडन टर्न ऑफ पोस्चर, जैसे आपने थोड़े से अचानक कहीं किसी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठे हो और आप मुड़ गए, तो फिर वो जो होता है उसको हम बोलते हैं मसल स्पाज़म, और वो बहुत ही सिलेक्टिव एक जगह पे आपको लगेगा कि नहीं यहीं पे हो रहा है। और घबराने की बात यूजुअली नहीं रहती है, आपको कुछ रेस्ट, कुछ सिकाई, कुछ फिजियोथेरेपी से ही वो यूजुअली ठीक हो जाता है। अगर कभी कभी हम मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन्स या टेम्पररी पेन किलर्स भी ले सकते हैं, जिससे इसमें आराम हो जाएगा। बिल्कुल सर, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं डबरा से, राजेंद्र। राजेंद्र, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, वो हमारी मिसेज के पीछे दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में जी, और वो जांघों में दर्द होता है, बीचों बीच जांघों में। ठीक है, कितने दिन से बना हुआ है सर ये दर्द आपके वाइफ का? जी, कितने दिन से बना हुआ है ये दर्द? कम से कम 2-3 साल से, 5 साल से। ठीक है, तो अगर 2-3 साल 5 साल से बना हुआ है और सिर्फ कमर दर्द है जो कि आपके वाइफ के थाइस तक चला जा रहा है या जांघों तक चला जा रहा है, तो ये यूजुअली एज रिलेटेड या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसको हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आपका कभी एमआरआई नहीं हुआ है तो डॉक्टर से मिलें, एक बार एमआरआई करके दिखाएं।
तो इसमें हम देख पाएंगे कि आपकी उसमें कोई नर्व दब रही है या फिर ये सिर्फ एक मसल रिलेटेड पेन है या डिस्क के बाहर आने की वजह से डिस्कोजेनिक पेन है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा हमको गुत्थी को इसको सुलझाना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर से इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। शुक्रिया राजेंद्र आपका कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब डॉक्टर पंकज के जरिए ज़रूर आपको मिल गया होगा। सर आगे बढ़ेंगे। अभी बातचीत में आपने जिक्र किया कि जब थोड़ा बहुत पेन होता है तो उस समय आप पेन किलर खा सकते हैं, लेकिन ये कितना सही होता है? क्योंकि लोगों को दर्द होता है और हर बार इस दर्द का निवारण केवल पेन किलर होता है और इससे खाकर वो अपने दर्द को दूर भगा लेते हैं, लेकिन दोबारा से दूसरे दिन नेक्स्ट दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये उचित होता है? क्या ये ठीक है कि आप बार बार अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए पेन किलर का सहारा ले रहे हैं? जी, सो पेन किलर जो हैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक बिना डायग्नोसिस के और बढ़ते हुए कमर दर्द में स्पेशली जो मैंने आपको डेंजरस साइंस बताए इनके साथ खाएंगे तो नुकसान करेगा। और अगर आपको साधारण वाले भी हैं जैसे मसल स्पाज़म ही है, कोई बीमारी नहीं है, तो भी आप रेगुलर अगर पेन किलर खाएंगे तो नुकसान करने की संभावना रहती है। तो ये पेन किलर क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसी से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कॉमनली हम मेडिकल स्टोर पे जाके पेन किलर्स ले लेते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग जिसको हम एनसेड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे डाइक्लोफेनाक या आइबुप्रोफेन, ये वाली जो कैटेगरी है ड्रग्स की, ये हमें नुकसान करती है अगर हम इसको 5-7 दिन 10 दिन से ज़्यादा खा लें तो कोई भी डॉक्टर अगर एनसेड्स को रेगुलरली दे रहा है महीने महीने भर के लिए तो वो नुकसान करने की संभावना, यूजुअली डॉक्टर्स ऐसे देते नहीं हैं। तो हमको चाहिए कि अगर हम एनसेड्स खा रहे हैं तो उसको 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा ना खाएं और जब भी इनको खाएं पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। एनसेड्स अगर लंबे समय तक खाएंगे तो फिर इससे किडनी पे और लिवर पे नुकसान होने की संभावना है। जो दूसरे पेन किलर्स हम बात कर रहे हैं वो होता है ओपियोइड, मतलब ट्रामाडोल या टेपेंटाडोल ग्रुप के ड्रग्स जो कि सेफ़ हैं लेकिन किसी किसी को नशा या चक्कर जैसा ला सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर किसी को ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो वो सेफ़ हैं, उसको हम लंबे समय तक ले सकते हैं। ट्रामाडोल से किसी किसी को एसिडिटी होती है और कभी कभी किसी को लत लग जाती है, तो ट्रामाडोल को अवॉइड करें। आजकल एक नया मॉलिक्यूलर टेपेंटाडोल जो कि ज़्यादा ईजिली बिना नशे के चल रहा है, नशा नहीं देता है। तीसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग जो हम लोग ज़्यादातर बैक पेन में यूज़ करते हैं वो होते हैं मसल रिलैक्सेंट्स, जो कि क्लोरोक्साजोन या फिर थायोकोल्चिसाइड करके ये आ रहे हैं, बैक्लोफेन और टॉलपेरिसोन। तो ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं इनसे भी किसी किसी को नींद नशा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इनको आप सेफली लंबे समय तक, हफ्तों से लेकर महीनों तक खा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी है सर आप अपनी बात चौथा जो ड्रग था वो था न्यूरोपैथिक पेन रिलीवर मेडिकेशंस, जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन। ये नर्व के पेन के लिए होती हैं और आप इसको कई हफ्तों से लेके कई महीनों तक दे सकते हैं। तो आप अगर कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि इन पर्टिकुलर मेडिकेशंस को आप लंबे समय तक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बस आपको ये देखना है कि वो एनसेड्स ना हो, और एनसेड्स नहीं है तो वो सेफ़ हैं, आप उसको लंबे समय तक ले सकते हैं। एनसेड्स को अवॉइड करें, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, इन सारी दवाइयों पर ध्यान रखें, इनको रेगुलरली नहीं खाना है। थैंक यू। बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी है कि बार बार मेडिकल पर जाकर आप ये पेन किलर लेना बंद कर दें और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से जाकर आप कंसल्ट करिए। जो प्रिकॉशन वो दे रहे हैं, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, उसी को आपको फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं खंडवा से एकनाथ। एकनाथ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जो है मेरा स्पाइनल का ऑपरेशन संचेती पुणे में हुआ है जी, बताएं। और अभी 2 साल से जो है मुझे बहुत रिलीफ है, लेकिन मैं और आगे कैसे अपने आप को फिट रख सकता हूँ? जैसे डॉक्टर साहब का अभी आयुष्मान में देख रहा था, तो आगे मैं क्या ऐसी चीजें करूँ जिससे फिट रहूँ? जी, आपका ऑपरेशन हो गया है तो मोस्ट लाइकली जो कॉमन कारण होता है जो कि ऑपरेशन से इजीली ठीक हो जाता है वो होता है कि आपकी डिस्क कहीं पे दबा रही होगी या आपके जो लैमिनेक्टमी की होगी, आपकी नर्व कहीं पे कंप्रेस हो रही होगी और वो नर्व के ऊपर का कंप्रेशन मतलब या दबाव को हटा दिया गया होगा, जिससे बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, तो आपको एक रेगुलर हेल्दी रेजीम, फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइजेस का
बनाए रखना है, और डाइट का भी, सो दैट आपका वेट ना बढ़े। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, वेट मत बढ़ने दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी जो आप घर पे कर सकते हैं वो करते रहें, आपका बैक पेन वापस नहीं आएगा। बिल्कुल एकनाथ, तो डॉक्टर पंकज ने जो सलाह दी है उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, तो आपकी जो थोड़ी भी परेशानी बनी हुई है उससे आपको निजात ज़रूर मिल जाएगी। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सर आगे बढ़ते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे कि कमर दर्द के लिए किस तरह की जांच की जाती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और क्या इसमें भी किसी तरह की सर्जरी होती है? जी, सो कमर दर्द एक मैंने बताया, इसके कारण बहुत सारे हैं। तो जब हमको लगने लगता है कि ये आम कारणों में से नहीं है, तो हम कई बार इसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस में जो कॉमन है होता है एक्सरे, जो कि हम बैक का कराते हैं, एक्सरे लंबोसाइक्रल स्पाइन। फिर जो दूसरा होता है, अगर हमको लग रहा है कि ये कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, स्पेशली अगर आप विद इन पेन के 2-4 दिन में ही पहुंच गए हैं कि नहीं मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो हम सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं अगर हम फ्रैक्चर सोच रहे हैं तो। और अगर आप एमआरआई नहीं करा पाते हैं तो, और हम कई बार एमआरआई प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब हमको लगता है कि बोन्स से ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब फ्रैक्चर से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही हैं, मसल टीयर्स हैं, या फिर हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे कोई टीबी होने की संभावना है या सूजन होने की संभावना है, तो फिर हम वहाँ पर एमआरआई प्रेफर करते हैं। तो मैंने बताया एक्सरे, सीटी और एमआरआई। जब हमको लगता है कि ये इन्फ्लामेटरी बैक पेन है, जिसमें मैंने डिस्कस किया मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो हम कई बार ईएसआर, सीआरपी जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कई बार हम विटामिन डी, एक ब्लड टेस्ट होता है, वो कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी विटामिन डी की लेवल्स क्या हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है। कई बार हम डेक्सा स्कैन करके होता है, जिसमें हम बोन्स में कैल्शियम अच्छे से भरा हुआ है या नहीं, आपके कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स बहुत वीक या फ्रैक्चर प्रोन तो नहीं होगी, फ्रैक्चर होने की संभावना तो नहीं है, तो इसके लिए हम डेक्सा स्कैन कराते हैं। तो ये हम कॉमन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम बीमारी के हिसाब से कुछ और टेस्ट करते हैं, जैसे हम अगर टीबी सोच रहे हैं तो फिर छाती का भी एक्सरे कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे। अगर हमको लग रहा है कि आपको गठियावात की प्रॉब्लम है, तो हम ब्लड में कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसको हम ANA या फिर और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो मेन टेस्ट ये रहेंगे वो होंगे एक्सरे, सीटी, एमआरआई, हो सकता है नर्व कंडक्शन, और कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि कमर दर्द का एक कारण ये भी होता है कि आपके बैठने का तरीका क्या है, आपके सोने का तरीका क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या उनका तरीका होना चाहिए उठने बैठने का। कई बार गलत तरीके से उठते बैठते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू। सो जो बहुत ज़रूरी है कि एक जो आपने बताया कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आपको सीधा बैठना है। आप झुक के इस तरीके से बैठ के नहीं काम करें, आप हमेशा अपने आप को स्ट्रेट रखें, और कोशिश करें कि आपको जब भी टाइम मिले, जैसे हर 15 मिनट, हर आधे घंटे में ब्रेक्स लें और स्ट्रेचिंग करें। स्पेशली जब आप सोच रहे हैं कि नहीं अब आपको 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स पे लोग बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो उठें, अपने आप को लेफ़्ट राइट, आगे झुकना, पीछे झुकना, ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। अपने पैरों को जब भी बैठें हिलाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ब्रेक्स लें जब भी आपको टाइम मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो करनी है, आलती पालती बैठना आज की डेट में प्रूवन है कि हमको आलती पालती नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करना है कि सीट अपनी डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं, और टॉयलेट सीट भी जो है कोशिश करें कि कमोड वाले, जो इंग्लिश कमोड वाले लैट्रिन्स को यूज़ करें, जिससे कि आपके कमर पे जोर ना आए और आपके घुटने भी देर तक बचे रहें। जो मैं संदेश देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको आपके रूटीन कारण जो हैं उससे बचा सकती है, जिसमें वेट और पौष्टिक आहार। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप रेड फ्लैग्स के लिए देखते रहें, डेंजरस साइंस के लिए देखते रहें, कि आपको कुछ ये सारी चीज़ें तो नहीं डेवलप हो रही है। अगर डेंजरस साइन डेवलप हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनके बताए हुए इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट को रिलीजियसली फॉलो करें।
बिल्कुल, तो डॉक्टर पंकज ने बहुत अच्छी सलाह दी है और इस कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी विस्तार से हमें बताया है। ज़रूरी है कि केवल सुनना नहीं है, उसे फॉलो भी करना है। रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, आपके बैठने उठने का जो पॉस्चर है उसे आपको चेंज करना है, अपनी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके भोजन में पौष्टिक आहार होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि आप कमर दर्द के साथ साथ बाकी जो बीमारियाँ हैं उससे भी बच सके। डॉक्टर पंकज, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और साथ ही बताएंगे आपको उसके उपचार भी। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।